हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आज हम बात करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र पे। क्या होता है परिसंचरण तंत्र? परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, हृदय क्या है और हृदय की आंतरिक और बाह्य संरचना कैसी कैसी बनी हुई है, हृदय के बारे में कुछ अनोखे तथ्य और परिसंचरण तंत्र के क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि परिसंचरण होता क्या है। तो परिसंचरण का अर्थ है कि रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण अर्थात कि घूमना, यानी कि रक्त या इसको कहें कि रुधिर, दूसरा नाम जो इसका होता है वो होता है रुधिर। रुधिर का पूरे शरीर में घूमना, किसी भी मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त घूमता है तो इसी रक्त के घूमने को परिसंचरण कहा जाता है। अब ये घूमता क्यों है? रक्त पूरे शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ढोता है। इसी प्रक्रिया को परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न अंग भाग लेते हैं, जैसे कि हृदय, धमनियां, शिराएं और रक्त या रुधिर, जिन्हें मिलाकर के एक तंत्र बनता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये दो लाइन स्पष्ट कर लेते हैं कि रक्त का या रुधिर का पूरे शरीर में भ्रमण करना या घूमना परिसंचरण कहलाता है। और रक्त के घूमने के पीछे का उद्देश्य क्या है? वह है कि यह कुछ पोषक तत्वों, जैसे कि जो भोजन हम करते हैं उससे जो पोषक तत्व मिलते हैं उन्हें, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ये ढोता है या उनका वहन करता है। इसी प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया कंप्लीट हो रही होती है, इसी को परिसंचरण या रक्त परिसंचरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न अंग भाग लेते हैं और उस अंगों के समूह को तंत्र कहा जाता है, जिसे कि हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव के परिसंचरण तंत्र में हृदय मुख्य रूप से कार्य करता है। जो मेन वर्क करता है परिसंचरण तंत्र में वो होता है हृदय, यानी कि हार्ट, दिल। हृदय एक मस्कुलर आर्गन यानी कि मांस से बना हुआ अंग है, जिसका वजन लगभग 280 से 300 ग्राम तक का होता है। हृदय एक पंप की तरह काम करता है और यह रक्त यानी कि धमनियों, आर्टरीज के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाता है तथा वहां से शिराओं के द्वारा वापस आ जाता है। अब देखो, जो हृदय होता है, हृदय का काम क्या होता है कि ये रक्त को धमनियों में भेजता है, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। दूसरी होती हैं शिराएं, और शिराओं के जरिए पुनः ब्लड आ जाता है हार्ट यानी कि हृदय में। इस प्रकार से रक्त, हृदय, धमनियां और शिराओं के द्वारा पूरे शरीर में जीवन भर लगातार भ्रमण चलता रहता है और इसे ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं और इन अंगों को मिलाकर के परिसंचरण तंत्र बनता है। तो आई होप कि ये जो परिसंचरण तंत्र शब्द था ये आपको समझ में आ गया होगा। परिसंचरण तंत्र की खोज 1668 में विलियम हार्वे साहब ने की थी। परिसंचरण तंत्र में, जैसा कि अभी हमने बात कर ली, हार्ट यानी कि हृदय, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, धमनियां यानी कि आर्टरीज, जो कि देख सकते हैं, ये जो दूसरा चित्र है जिसमें देखेंगे तो ये जो मोटी मोटी फैली हुई हैं नसें, इन मोटी नसों को ही धमनी कहा जाता है या धमनियां कहा जाता है। एक होगी तो धमनी कही जाएगी, एक से अधिक होगी तो धमनियां कही जाएगी। दूसरा होता है शिराएं। अब इन जो मेन नसें हैं, जो कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, इन मेन नसों से पतली पतली नसें निकली हुई हैं। ये जो पतली पतली नसें निकली हुई हैं इन्हीं को शिरा कहते हैं। चौथा जो होता है वो होता है रुधिर, यानी कि रक्त, खून, लहू, अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसके साथ में एक और जो पांचवा पॉइंट होता है वो होती है केशिकाएं। ठीक, केशिकाएं जो होती हैं वह, ये जो शिराएं होती हैं, इन शिराओं से भी पतली होती हैं। जैसा कि इस हाथ में, इस चित्र में हाथ में देखिए तो पतली पतली जो नसें फैली हुई हैं अंगूठे में और अंगुलियों में, ये पतली पतली नसों को ही शिरा कहा जाता है। यही अंगों तक में, ये एक एक कोशिकाओं तक में ब्लड को
पहुंचाती हैं। मुख्य रूप से यही 4 ही होते हैं, लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि और इसके अतिरिक्त, तो 5वां जो होती है वो होती हैं केशिकाएं। याद रखिएगा, कोशिका शब्द अलग है, वो सेल होता है। यहाँ पे ये केशिकाएं हैं जो सिराओं से निकली हुई पतली पतली, अत्यंत पतली धागे संरचना नुमा नसें होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हृदय की। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा हृदय। हृदय छाती के मध्य में थोड़ी सी बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में ऊपर दूसरी पसली से, यानी कि ऊपर से दूसरी पसली और नीचे से छठी पसली के बीच में स्थित होता है। एक दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है। याद रखना कि 1,00,000 बार, ये जो शब्द लिखा हुआ है ये लगभग में लिखा हुआ है। लगभग का मतलब कि अप्रॉक्स में, कुछ इससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। एवं 1 मिनट में 60 से 90 बार, जो कि मानक तौर पे 72 बार माना गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार सामान्य रूप से धड़कता है। लेकिन मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो 60 से 90 बार 1 मिनट में किसी भी व्यक्ति का हृदय धड़कता है। इस धड़कन के साथ ही हृदय रक्त को पंप करता है, यानी कि जो हार्ट है जितनी बार धड़कता है उतनी बार यह रक्त यानी कि खून को शरीर में पंप करता है। हृदय को पोषण एवं ऑक्सीजन रक्त के जरिए मिलता है, जो कोरोनरीज आर्टरीज द्वारा प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है, जैसे अभी हमने बात किया कि हृदय का काम होता है कि यह रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है? क्योंकि जो भी पोषक की चीजें होती, जो भी पोषक पदार्थ होते हैं वो पूरे शरीर की जरूरत होती वहां तक पहुंचाता है। लेकिन खुद हृदय की जो पोषण होता है, उसको जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो कहां से मिलती है? तो वो रक्त यानी कि खून के जरिए ही कोरोनरीज आर्टरीज से मिलती है। ये कोरोनरीज आर्टरीज होती क्या है? ये हृदय को रक्त की सप्लाई करने वाली रक्तवाहिकाएं या नसें होती हैं, जिससे खुद हृदय को पोषण मिलता है ताकि यह पूरी तरीके से काम करता रहे। हृदय 2 भागों में विभाजित होता है, जिसे कि दायां और बायां नाम दिया जाता है। हृदय के दाहिने और बाएं प्रत्येक में 2 चैम्बर अलिंद और नीले नाम से होते हैं। कुल मिलाकर के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अब देखिए, जो हृदय होता है इसे दाएं और बाएं के हिस्से में बांट लिया जाता है। फिर इस दाएं और बाएं को भी 2 हिस्सों में बांट लिया जाता है। ऊपर वाले हिस्से को अलिंद कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से को निलय कहा जाता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे अलिंद कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को निलय कहते हैं। हृदय का जो दाहिना भाग होता है यानी कि राइट साइड, यह शरीर से दूषित रक्त प्राप्त करता है। दूषित या अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त कौन सा होता है? यह हमारे शरीर में ही होता है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। खून के साथ में, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। साथ ही साथ में अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिन यानी कि मूत्र भी मिला होता है, जो कि किडनी के द्वारा साफ करके अलग किया जाता है। इसके बाद में भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिला हुआ खून वापस शरीर में से हृदय में लौटता है। तो इस खून को या इस रुधिर को, इस रक्त को अशुद्ध रक्त या दूषित रक्त कहा जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब ये दाहिना भाग रक्त को ले आता है तो उसे फेफड़ों में पंप कर देता है। फेफड़ा यानी कि लंग्स। फेफड़ों में रक्त शोधित होकर के, शोधित होने का मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड था, जब वो फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देता है, तो वो शोधित या शुद्ध हो जाता है। ठीक, फिर क्या होता है कि उसे वापस हृदय बाएं भाग में वापस लेकर के आता है। वह हृदय के बाएं भाग में वह शुद्ध रक्त लौटता है, जहां से पुनः वह शरीर को पंप कर दिया जाता है। इसके लिए 4 वाल्व यानी कि धमनियां, 2 बाईं ओर और 2 हृदय की दाईं ओर
रक्त के बहाव को निर्देशित करने के लिए एक दिशा के द्वार की तरह कार्य करते। कहने का मतलब कि जब रक्त शरीर से खींच करके हृदय में आता है तो यहां से यह फेफड़े को भेजा जाता है शुद्ध होने के लिए, फिर वापस हृदय में आता है और हृदय से पुनः शरीर में ये भेज दिया जाता है जो शुद्ध रक्त होता है। ये क्यों भेजा जाता है इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में पढ़ेंगे कि हमें सांस लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। लेकिन अभी के लिए जो लास्ट वाला पॉइंट है कि 4 वाल्व, वाल्व का मतलब कि धमनियां, देखो 2 शिराएं होंगी और 2 धमनियां होंगी, जिसे कि हम महाधमनी और महाशिरा के नाम से जानेंगे। यही खुली होती हैं जिनसे 2 शिराओं से खून खींच के आता है हृदय में और उसके बाद 2 धमनियों के माध्यम से खून वापस शरीर में भेजा जाता है। इन्हीं को कह रहे हैं कि 2 नसें बाईं ओर और 2 दाईं ओर। अब नसें का मतलब ये समझिएगा कि हाँ, धमनी और शिरा की बात हम कर रहे हैं। सामान्य सी बात, हम लोग नस शब्द को ज्यादा परिचित हैं, इसीलिए मैं आम बोलचाल की भाषा में नस शब्द का प्रयोग करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये तो रही बात अभी तक हृदय की। अब हृदय की संरचना की बात कर लेते हैं कि हृदय बना कैसे होता है। इसको हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं, एक हृदय की बाह्य संरचना और दूसरा आंतरिक संरचना। यदि बाह्य संरचना की बात करें तो यह मुट्ठी के आकार का लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा एक तिकोना कोमल अंग है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। यह 4 वेशमों में बटा होता है। सेम वही चीज है, यानी कि वही अलिंद और निलय की बात है। हमेशा धड़कता रहता है। धड़कता क्यों है इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। इसके फलस्वरूप ये अंगों को रक्त पंप करता है, यानी कि पहुंचाता है। ये धड़कता है, इसी वजह से रक्त पूरे शरीर में पहुंच पाता है। यदि हृदय की धड़कन बंद हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मेनली होता है हृदय का धड़कना। जब तक हृदय धड़क रहा है तो यह ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई करता रहेगा। मनुष्य किसी भी अवस्था में स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, लेकिन फिर भी वो जीवित रहता है। यदि हृदय का धड़कना बंद हो गया तो कहते हैं धड़कन बंद हो गई, अर्थात कि मनुष्य की मृत्यु हो गई। हृदय मुख्यतः हृदय पेशियों यानी कि कार्डियक मसल से बना होता है, जिसके बारे में भी हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी। ये इस प्रकार की मसल से मांसपेशियां होती हैं जो बिना रुके बिना थके निश्चित तौर से सिकुड़ते और फैलती रहती है, यानी कि हमेशा से हृदय धड़कता रहता है। जिसे सिकुड़ने और फैलने की क्रिया को सिस्टोल और डायस्टोल यानी कि संकुचन और शिथिलन कहा जाता है। जानेंगे इसके बारे में भी आगे अगले स्लाइड में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हृदय चारों ओर से दोहरी झिल्ली हृदय आवरण से घिरा रहता है, यानी कि जो हृदय होता है इसके ऊपर एक पतली झिल्ली नुमा संरचना, एक लेयर बनी रहती है और इन दोनों परतों के मध्य में हृदयावरण तरल भरा होता है। यानी कि दोनों परत का मतलब कि एक झिल्ली हो गया और दूसरा जो हृदय हो गया। तो इसके बीच में, जैसे ये मान लेते हैं कि ये हमारा हृदय है, इसके ऊपर से एक पतली सी लेयर बनी होती है, एक झिल्ली नुमा संरचना बनी होती है। तो इसके बीच में एक तरल भरा होता है जो कि हृदय को बाह्य आघातों से एवं झिल्ली की रगड़ से बचाता है और हृदय को नम रखता है। यानी कि जो इसमें बीच में तरल पाया जाता है, पानी नुमा संरचना कह सकते पाया जाता है, यह हृदय को नम बनाए रखता है, बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है और झिल्ली की रगड़ से बचाता है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हृदय की बाह्य संरचना के बारे में। अब बात कर लेते हैं हृदय की आंतरिक संरचना की, कि हृदय का आंतरिक संरचना कैसे होता है और किस तरीके से यह कार्य करता है। 4 कोष्ठी होता है जो स्पष्ट सेप्टा यानी कि कोष्ठ के द्वारा आपस में पृथक रहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो, जो ये पहला वाला चित्र है, इस वाले चित्र में देख सकते हो, यदि हम इसको कुछ इस तरीके से अलग करें तो इसी तरीके से ये आधे आधे पे अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये अलग हो गया, तो ये 4 सेप्ट हो गए। अब ऊपरी भाग अलिंद दाएं तथा बाएं कक्ष में विभक्त रहता है। अब एक देख सकते हो, ये दायां अलिंद है, ये जो हिस्सा है जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसे दायां अलिंद कहेंगे। दूसरा होता है बायां अलिंद, ये बायां अलिंद है, ये जो हिस्सा होता है इसे बायां अलिंद कहते हैं। इसके नीचे वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से को अगर बात करें तो ये होता है दाहिना निलय और ये होता है बायां निलय। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसमें और थोड़ा सा आगे समझते हैं। इनके मध्य एक द्रव अंतरानिलय पट पाया जाता है। द्रव अंतरानिलय पट का मतलब कि जो रेड कलर का
दिख रहा है, जस्ट अ मिनट ताकि आसानी से देखें। ये देखिए ये जो चित्र दिख रहा है, यानी कि ये जो संरचना दिख रही है, इसे ही कहते हैं अंतरानिलय पट। दाहिने अलिंद में अग्र महाशिरा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। कह रहे हैं कि दाहिने अलिंद में अग्र महाशिरा। देखिए दाहिना अलिंद या दाया अलिंद, इसमें अग्र महाशिरा यानी कि ये जो हिस्सा है इसे अग्र महाशिरा या ऊपरी भाग का महाशिरा कहते हैं। ठीक, ये दोनों नाम एक ही है। तथा पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा कौन सा है? ये वाली, ये जो आप देख रहे हो, ये वॉल्व जो देख रहा है, यह निचली महाशिरा या पश्च महाशिरा है, यह खुलती है। तो ये दो दाएं अलिंद में वॉल्व खुलते हैं या दो महाशिरा खुलती है, जो शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्र करके हृदय में छोड़ते हैं। बात को समझिएगा, इन दोनों का काम जो होता है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। इन दोनों वाल्व का काम होता है, यह शरीर से अशुद्ध रक्त खींच करके ले आते हैं और हृदय में छोड़ते हैं। इतनी बात क्लियर है। बाएं अलिंद में केवल एक ही फुसफुसी सिरा आकर के खुलता है। जो बायां अलिंद होता है, यानी कि ये वाला जो भाग होता है, इसमें एक फुसफुसी सिरा आकर के खुलती है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीकृत रुधिर को ला करके बाएं अलिंद में छोड़ता है। अब बाएं अलिंद में जब छोड़ता है तो यानी कि ये फुसफुस सिरा जो है ये ले आकर के बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त को छोड़ता है। दाएं अलिंद व बाएं निलय के मध्य एक त्रिदल कपाट पाया जाता है तथा बाएं अलिंद व बाएं निलय के मध्य एक द्विदल कपाट पाया जाता है। त्रिदल का मतलब कि एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, ये त्रिदल हो गया। इस पे एक इधर से और एक इधर से, ये द्विदल कपाट पाया जाता है। ये कपाट निलय से अलिंद की ओर उल्टे रक्त के प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं, ताकि जैसे यहाँ से देखिए, जो यहाँ से ब्लड आ रहा है ये वापस ना जाने पाए, इसका ये कार्य करते हैं। फिर यहाँ से रक्त ऊपर अलिंद से निलय में आता है, निलय से फिर महाधमनी के जरिए यह फेफड़ों को भेज दिया जाता है। इसके बाद में वापस फेफड़ों से ये ब्लड आता है और नीचे निलय के जरिए फिर से वापस यहाँ भेज दिया जाता है। अभी एक बार फिर से इसको रिव्यू करेंगे, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा इसको समझते हैं। दाहिने निलय के अग्र शिरे में फुसफुस धमनी निकल करके फेफड़े को जाती है तथा बाएं निलय से दैहिक धमनी निकल करके पूरे रक्त को आपूर्ति देती है। और निलय, महाधमनी और निलय के बीच में एक अर्धचंद्राकार कपाट होता है, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कपाट होता है, जो महाधमनी से रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकता है। अब ये पूरी बात हो गई। इसी चीज को यहाँ पे समझते हैं कि बायां अलिंद में आता है, फिर बायां निलय में ब्लड जाता है, फिर दैहिक महाधमनी में विभिन्न धमनियों में जाता है, फिर छोटी धमनी में, छोटी धमनी से धमनी केशिका में, फिर अंग में, अंग से अग्र एवं पश्च महाशिरा में, फिर दाहिने अलिंद, फिर दाहिने निलय में, फिर पल्मोनरी धमनी में, इसके बाद में फेफड़े में, फेफड़े से पल्मोनरी सिरा में, इसके बाद में बाएं अलिंद में। ये इस तरीके से हृदय में रुधिर का मार्ग बनता है। एक बार इस चित्र पे समझ लेते हैं, जस्ट ए मिनट। अब देखिए, इसको समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। हृदय में एक, ये देखेंगे, ये सिरा है, एक नीचे से ये सिरा है, ये दोनों शिराएं अलिंद में खुलती हैं और इनका काम होता है कि यह शरीर से जो अशुद्ध रक्त है उसे वापस खींच करके ले आती है। ठीक है, ये यहां से देख सकते हैं कि ये सिरा ले आती है हृदय में, फिर यहां से दोबारा ब्लड हो जाता है फेफड़े में। फुसफुस जो ये नाम दिया है, फुसफुस को समझिए कि ये फेफड़ा है, फेफड़े में जाता है और यहाँ पे रक्त शुद्ध होता है, फिर वापस आ जाता है हृदय में और हृदय से दोबारा भेज दिया जाता है यह शरीर में। इसी डायग्राम को यहाँ पे समझते हैं कि इन दोनों नसों से ब्लड आया। ठीक है, अब ये जो ब्लड आया यह निलय में आएगा और निलय इसको क्या करेगा, इसे भेज देगा फुसफुस महाधमनी, या इसको कहते हैं
पल्मोनरी धमनी में। पल्मोनरी जो धमनी होती है, इसको पीडी के नाम से समझते हैं। ये पल्मोनरी धमनी ले जाती है ब्लड को फेफड़े में। यहाँ पे अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो यहीं पे कि पल्मोनरी धमनी और सिरा में। तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए ये महाशिरा से आया, नीले में आया ब्लड, इसके बाद में भेज दिया गया फेफड़े में, तो ये अशुद्ध रहेगा। इसके बाद में फेफड़ा क्या करता है कि ब्लड को प्यूरिफाई कर लेता है। ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद में वह भेज देता है फुसफुस सिरा, यानी कि जो पल्मोनरी शिरा होती है, इसको हम पीएस से लिखते हैं। पल्मोनरी शिरा के माध्यम से भेज देता है बाएं अलिंद में। फिर बाएं अलिंद से रक्त निकलता है, बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय से यह महाधमनी में भेज दिया जाता है, और ये महाधमनी से ब्लड पूरे शरीर में पहुंच जाता है, पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया होती है हार्ट के कार्य करने की। आई होप कि ये चीजें आसानी से अब आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं, ये बायां अलिंद से जोड़ा गया है, बायां अलिंद से बायां निलय में रक्त आता है। इसके बाद में ये दिखा रहा है कि दैहिक महाधमनी, तो दैहिक महाधमनी में यहाँ पे भेजा जा रहा है। ठीक, बाएं अलिंद से यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ से यहाँ से शुरुआत की गई, बाएं अलिंद से बायां निलय से महाधमनी यानी कि बॉडी में भेजा गया। फिर जब बॉडी यानी कि शरीर में भेजा जा रहा है, तो अब विभिन्न धमनियों में भेजा जाएगा जो छोटी छोटी होंगी, फिर उनसे छोटी धमनियों में, फिर धमनी केशिकाओं में, इसके बाद अंग में, अंग के बाद में अग्र एवं पश्च महाशिरा, यानी कि फिर यहाँ से आ जाएगा दाएं अलिंद में। ये जो अग्र और पश्च महाशिरा है यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से अलिंद से निलय, निलय से फेफड़ा। ये पूरी प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया में हृदय कार्य करता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझाया ताकि ये जो चीजें हैं क्लियर हो जाए, ये लाइफ टाइम के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। अब इसमें अभी तक हम लोग धड़कन की बात कर रहे थे, तो समझ लेते हैं इसमें हिस बंडल के तंतु शाखित होकर के छोटी छोटी शाखाओं में बंट करके हृदय की संपूर्ण दीवार की पेशियों में फैले रहते हैं। अभी तक जो हम देख रहे थे वो हृदय की कार्यविधि, जो कि इसमें हमने देखा। लेकिन इसके साथ में ये आप देख सकते हैं कि ये जो पतली पतली नसें दिख रही हैं, छोटी छोटी नसें दिख रही हैं, ये किस काम में आती हैं? तो इसे हिस बंडल कहा जाता है, या इससे जो पतली पतली ये नसें दिख रही हैं, इसे पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। यह एसए नोड से जुड़ी होती हैं। एसए नोड एक जगह है, या इसे कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है, जहां से हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वर्क करता है, उसे ही हृदय को एसए नोड से आवेग उत्पन्न होता है और एवी नोड तक पहुंचते हैं। यानी कि एसए नोड से आवेग उत्पन्न होता है, एवी नोड तक पहुंचता है, जहां से ये हिज मंडल तथा पुरकिंजे फाइबर से होकर के पूरे हृदय की दीवार में फैल जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि एसए नोड जो है एक तरीके से जनरेटर का काम कर रहा है, और एबी नोड वो लास्ट पॉइंट है जहां तक में करंट को जाना है। अब ये पूरे हृदय की दीवार में फैल जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हृदय की दीवार में संकुचन पैदा हो जाता है। ठीक, जिस तरीके से देखो इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता है तो झटका लगता है, वैसे ही एक तरीके से एसए नोड से जो आवेग उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक के जैसे उत्पन्न होता है, और इससे एक तरीके से झटके से संकुचन पैदा हो जाता है। और जब हृदय में संकुचन पैदा होता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं, यानी कि हृदय फूल जाता है। तो जब फूल जाता है तो ब्लड हृदय में भर जाता है, जो खून होता है वो हृदय में आ जाता है। फिर इलेक्ट्रिक शॉक कम हो जाता है, यानी कि चला जाता है। ये रुक रुक करके जनरेट होता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। तो उससे अनुशीतलन करते हैं। जब संकुचन हुआ तो पूरी तरीके से हृदय एकदम चिपक गया, अनुशीतलन हुआ तो फैल गया, फूल करके उसमें पूरी तरीके से ब्लड भर गया। फिर से सिस्टोल हुआ, यानी कि संकुचित हुआ, ब्लड को पंप कर दिया, ये वापस पूरे शरीर में भेज दिया। फिर से फैल गया तो शरीर से ब्लड को खींच लिया, फिर से संकुचित हुआ, छोटा हो गया, ब्लड को भेज दिया। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, और इसी पूरी प्रक्रिया को हृदय की धड़कन कहते हैं, जो कि एसए नोड और ईवी नोड पुरकिंजे फाइबर के द्वारा संचालित की जाती है। और यह पूरा तंत्र हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है, यानी कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। और इसे हिज बंडल ये फाइबर्स को पेस मेकर तंत्र कहते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, कभी कभी जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो ऊपर से प्रेस के जैसे उसके सीने पे 2 इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि
करंट के झटके से जो हार्ट है वो फिर से एक्टिव स्थिति में आ जाए, संकुचित होने लगे, कार्य करने लगे, इसीलिए ऊपर से वो शॉक लगाए जाते हैं। और यही काम हार्ट खुद से अपने आप करता है, जो कि सिस्टोल और डायस्टोल नाम से जाना जाता है। सामान्य भाषा में इसे हृदय की धड़कन कहते हैं। अब हृदय से जुड़े कुछ मजेदार तथ्य को जान लेते हैं। अभी तक तो हमने जो चीजें देखी वो किताब से थी, इसमें हृदय के आंतरिक बाह्य संरचना और हृदय के कार्य की प्रक्रिया को हमने देखा। फर्स्ट यदि बात करें इससे जुड़े मजेदार तथ्य की, तो यह एक वयस्क व्यक्ति की मुट्ठी के बराबर होता है, यानी कि जिस तरीके से मुट्ठी बंद कर ले तो जितना बड़ा इतना ही बड़ा होता है, लेकिन पूरे जीवन काल में इतनी बार धड़कता है जितने से हमारा खून 96,000 किलोमीटर दूर तक पंप किया जा सकता है। 96,000 किलोमीटर दूर तक में ब्लड पंप किया जा सकता है, और हर दिन लगभग 2000 गैलन, माफ कीजिए 2000 गैलन ब्लड पंप करता है। एक इलेक्ट्रिक सिस्टम दिल के रिदम को कंट्रोल करता है, यानी कि धड़कन को कंट्रोल करता है, जिसे कि पेसमेकर तंत्र कहते हैं, या इसे अंग्रेजी में कार्डियक कंडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको जान करके हैरानी हो सकती है कि शरीर से अलग होने के बाद में भी हृदय धड़कता रहता है, और वैज्ञानिकों का दावा है कि दिल को किसी दिमाग की जरूरत नहीं होती। लोग कहते हैं ना कि हम दिल की सुनते हैं दिमाग की नहीं, तो दिल को भी दिमाग की जरूरत नहीं होती। रीजन क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम खुद से इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं, जो इसके धड़कन को बरकरार बनाए रखने में मदद करते हैं। यही कारण है कि शरीर से दिल बाहर निकल जाने के कुछ समय बाद तक भी उसे हम धड़कते हुए देख सकते हैं। आपको बता दें कि दिल तब तक जिंदा रहता है जब तक कि वह ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है। रीजन क्या है कि ऑक्सीजन मिल रहा होता है तो उससे वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कर रहा होता है, जिसे कि कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कहते हैं, पेसमेकर तंत्र कहते हैं। तो ये काफी टाइम तक जीवित रह सकता है। बच्चा जब मां के गर्भ में 4 हफ्ते का होता है तो इसका हृदय काम करना शुरू कर देता है और मृत्यु होने तक यह काम करता रहता है। नेक्स्ट है, हमारा हृदय इतनी तेजी से ब्लड पंपिंग करता है, यानी कि इतनी तेजी से ब्लड को प्रेस करता है कि यदि इसको शरीर से बाहर निकाल करके पंप कराया जाए तो ब्लड यानी कि जो रक्त होता है वो 30 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। यू कैन इमेजिन कि हमारा जो हृदय है कितने अच्छे तरीके से और कितने स्ट्रांगली काम करता है कि यदि बाहर निकाल करके इससे ब्लड को पंपिंग कराया जाए तो 30 मीटर तक ब्लड को ऊंचा उछाल देगा। पहली ओपन हार्ट सर्जरी 1893 में हुई थी। जीके का क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए, जो कि अमेरिका के हार्ट स्पेशलिस्ट डेनियल हेल विलियमसन के द्वारा की गई थी। पुरुषों का हृदय महिलाओं की तुलना में भारी होता है। यह 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर तक मोटा हो सकता है, लेकिन महिलाओं का हृदय पुरुषों की तुलना में थोड़ा तेज धड़कता है, हल्का होता है भाई। धड़कनों की आवाज हार्ट वाल्व की आवाज है, जो कि हृदय के खुलने और बंद होने की होती है। यानी कि जो हम धड़कनें सुनते हैं, जो धक 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 सुनाई देता है, तो जो हार्ट वाल्व होती है, यानी कि जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि एक तरीके से कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं ताकि ब्लड उल्टी दिशा में फ्लो ना होने पाए। जिस तरीके जैसे सिरा से आया अलिंद में, अलिंद से नीले में गया तो वहां पे कपाट लग जाएगा, फिर से नीले से वापस अलिंद में ना जाने पाए। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया में वो कंडक्शन यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो कि अभी हमने लास्ट में पढ़ा एसवी नोड एबी नोड, तो उससे पता चलता है कि जो धक धक की आवाज आ रही होती है उससे हृदय वर्क कर रहा है, इस चीज का पता चलता है। यदि आप अपनी ब्लड वेसल्स को खींचते हैं तो यह 60,000 मील तक फैल सकती है। 60,000 मील, मतलब कि एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो 60,000 मील तक आपकी जो वेल्स यानी कि वेसल्स हैं ये फैल सकती हैं। हंसना आपके हृदय के लिए अच्छा है, जरूरी है, हंसते रहना चाहिए। यह तनाव को कम करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं होती, इसका मतलब यह है कि हार्ट कैंसर की संभावना बहुत कम होती है। जो हार्ट की सेल होती हैं ये डिवाइड नहीं होती, बाकी की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती रहती हैं। तो ये थे हार्ट के बारे में कुछ मजेदार से लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो परिसंचरण तंत्र है, जिसमें कि अभी हमने जाना कि हार्ट और हार्ट कैसे काम करता है।
अब ये जान लेते हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन, इसका कार्य होता है खाद्य पदार्थ का परिवहन। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में आहार नाल में पचे हुए खाद्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। दूसरा होता है ऑक्सीजन का परिवहन। यह तंत्र ऑक्सीजन को फेफड़ों की वायु कोशिकाओं से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। फेफड़ों की वायु कोशिका का मतलब कि जब हम फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे तो इस पे वायु कोशिका को समझेंगे। ये छोटे छोटे तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती हैं। नेक्स्ट वन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कोशिकीय श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम होता है। इसमें परिसंचरण तंत्र जिम्मेदारी लेता है। नेक्स्ट वन होता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। ऊतकों एवं कोशिकाओं की उपपचय के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों का परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही उत्सर्जी अंगों यानी कि वृक्क तक पहुंचाया जाएगा। जैसे कि हम सपोज दैट एग्जांपल में समझ लेते हैं, यूरिन को ले आकर के वृक्क यानी कि किडनीज तक पहुंचाया जाता है और वो ब्लड से प्यूरिफाई करके यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है, फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ब्लड करता है। इसीलिए ब्लड को या खून को एक वाहक कोशिका माना जाता है। हार्मोन्स का परिवहन। यह तंत्र हार्मोन्स के विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स शरीर के परिसंचरण तंत्र के जरिए पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट वन है शरीर के तापमान का नियमन। शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करता है। समस्थैतिकता बनाए रखना। समस्थैतिकता का मतलब कि परिसंचरण जल तथा हाइड्रोजन आयनों में रासायनिक पदार्थों के वितरण द्वारा शरीर के सभी भागों के आंतरिक समस्थैतिकता बनाए रखना इसका काम होता है। यानी कि हर जगह पे मेंटेन रूप से हाइड्रोजन और जल जो है ये पहुंचता रहे, बराबर मात्रा में सबको मिलता रहे और रासायनिक पदार्थ बराबर में सबको मिलते रहे। ये जिम्मेदारी होती है परिसंचरण तंत्र की। और नेक्स्ट वन होता है कि शरीर की रोगों से रक्षा करना। अगर परिसंचरण तंत्र में ब्लड पूरी तरीके से काम न करे, हमारा रुधिर पूरी तरीके से काम न करे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए इसका काम होता है प्रतिरक्षी तंत्र के रूप में शरीर की रक्षा करना और शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करना, ये इसका कार्य होता है। इस वीडियो में हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अगर यह जानकारी जो इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारा शरीर कंट्रोल होता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।